मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण वोट बैंक की। वैसे तो ब्राह्मणों का जो महत्व है वो बहुत अधिक है। आज़ादी के बाद से ही उत्तर प्रदेश में 8 मुख्यमंत्री ब्राह्मण समुदाय से बने। इसके बाद भी उस समय कभी भी ब्राह्मण वोट बैंक की बात नहीं हुई थी। ब्राह्मण देश का प्रबुद्ध वर्ग है जो हमेशा देश के विकास की बात करता है, देश का विकास करने वालों के साथ रहता है। लेकिन राजनीति में अपने लाभ के लिए कुछ नेताओं ने पूरे ब्राह्मण बिरादरी को एक वोट बैंक बना के रख दिया है। समस्या ये है कि ये लोग ये भी मानते हैं कि पूरी जो ब्राह्मण बिरादरी है वो उनके साथ रहती है। ये लोग नेताओं को, राजनीतिक दलों को ये समझाते हैं कि अगर आप उनको टिकट देंगे, अगर आप उनके चाहने वालों को टिकट देंगे तो पूरी ब्राह्मण बिरादरी उनके साथ होगी। लेकिन क्या ऐसा होता है? शायद नहीं, क्योंकि ब्राह्मण जो बिरादरी है वो बहुत ही जागरूक, प्रबुद्ध वर्ग से आती है। 1990 के बाद जब मंडल कमीशन बना, वहाँ से जो ब्राह्मणों का प्रभाव था वो राजनीति पे कम होना शुरू हुआ और यहीं से उन नेताओं को मौका मिला जो पूरी ब्राह्मण बिरादरी को एक वोट बैंक के रूप में दिखाने लगे। सबसे जो बड़ा फार्मूला तय हुआ वो हुआ 2007 में, जब बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मण और दलित गठजोड़ की बात की। सच्चाई देखें तो उस समय ब्राह्मण पूरा वर्ग बसपा के साथ नहीं था, सिर्फ ब्राह्मण नेता सतीश मिश्रा साथ थे। 2007 का चुनाव बहुजन समाज पार्टी जीती, मायावती मुख्यमंत्री बनी, तो सबसे अधिक लाभ भी सतीश मिश्रा और उनके जो करीबी लोग थे उनको ही हुआ। उस समय भी ऐसा नहीं था कि मायावती के शासनकाल में सभी ब्राह्मणों को पद मिले हों, महत्व मिला हो, लेकिन जो प्रस्तुत किया गया, जो दिखाया गया, वो ये था कि ब्राह्मणों को सबसे अधिक लाभ मायावती ने दिया और इस कारण ब्राह्मण हमेशा मायावती के साथ एकजुट रहने लगा। जब 2022 के विधानसभा चुनाव की गणना शुरू हुई, तारीखें शुरू हुई और उसका एक काउंटडाउन शुरू हुआ, फिर एक बार बसपा ने ब्राह्मण वोट बैंक की बात करनी शुरू कर दी। सबसे पहले उन्होंने ब्राह्मण सम्मेलन कराने का एक योजना बनाई, बाद में उस पर कुछ आपत्तियां लगी तो ये कहा गया कि ये सम्मेलन प्रबुद्ध वर्ग के नाम से होगा। श्री राम की नगरी अयोध्या से इसका उद्घाटन होता है, इसकी शुरुआत होती है और एक पूरे बसपा को ब्राह्मण में दिखाया जाने लगता है। लेकिन वो ये जो ब्राह्मणों को महत्व बसपा में मिल रहा है ये महज दिखावा है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। क्योंकि यही बहुजन समाज पार्टी है जो कभी नारा देती थी कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। तो ये जिस बहुजन समाज पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो ये थी, वो आज ब्राह्मणों को महत्व कैसे दे सकती है? हाँ, ब्राह्मण वोट बैंक के नाम पे कुछ नेताओं को महत्व जरूर मिल सकता है। अगर ब्राह्मणों को महत्व दिया है, कांग्रेस पार्टी कहती है कि हमने सबसे अधिक महत्व दिया है। ब्राह्मण अगर सिर्फ सत्ता के साथ होता तो शायद वो कांग्रेस को छोड़ के दूसरी पार्टियों में नहीं जाता। लेकिन बसपा ही नहीं, समाजवादी पार्टी भी 2012 में जब चुनाव जीत के आई तो वहाँ भी उसने ब्राह्मण वोट बैंक की बात करनी शुरू की और वहाँ भी कुछ ब्राह्मण नेताओं को महत्व मिला। ऐसा नहीं कि सारे ब्राह्मण नेताओं को महत्व मिला हो। जनेश्वर मिश्र जो छोटे लोहिया कहे जाते, उनकी मूर्ति लगवाई गई। बहुजन समाज पार्टी परशुराम की बात करती है, उनकी मूर्ति की बात करती है। सतीश मिश्रा जो बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं, वो 2 कदम और आगे बढ़ के कहते हैं कि खुशी दुबे की हम जमानत कराएंगे और खुशी दुबे का उत्पीड़न इसलिए किया गया क्योंकि वो ब्राह्मण है। खुशी दुबे कौन है? जो कानपुर का बिकरू कांड था, उसका जो गैंगस्टर अपराधी था जिसने 8 पुलिस कर्मियों को गोली मारी थी, उसमें भी कई ब्राह्मण थे। विकास दुबे नाम था उसका। विकास दुबे के ही गैंग में एक अमर दुबे था और अमर दुबे की शादी खुशी दुबे के साथ हुई थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद
ये घटना हुई और खुशी दुबे को जेल जाना पड़ा। सतीश मिश्रा का कहना है कि खुशी दुबे को 1 साल से जेल में इसलिए रखा गया क्योंकि वो ब्राह्मण है। विकास दुबे के नाम पर ब्राह्मण वोट बैंक की राजनीति शुरू की गई, ब्राह्मण उत्पीड़न की बात कही गई। मज़ेदार बात यह है कि विकास दुबे को मुद्दा बनाकर ब्राह्मणों के उत्पीड़न की बात करने वाले जतिन प्रसाद, जो उस समय कांग्रेस में होते थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं। आप समझ सकते हैं कि ब्राह्मण उत्पीड़न का नाम लेके उन्होंने दबाव बनाया और खुद वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। क्या इससे सभी ब्राह्मणों को लाभ मिला? नहीं, जतिन प्रसाद को लाभ मिला। बसपा में सिर्फ सतीश मिश्रा और उनके लोगों को लाभ मिला। तो किसी भी ब्राह्मण समुदाय के सभी लोगों को लाभ नहीं मिल सकता, क्योंकि वो कभी वोट बैंक नहीं रहा। ब्राह्मण समाज का प्रबुद्ध वर्ग है। वोट बैंक की तरह वो कभी भी व्यवहार नहीं कर सकता कि पार्टी जिसको कहे उसको वोट दे दे। उसकी अपनी समझ है, वो अपनी समझ के आधार पर वोट देता है, समाज को एक रास्ता दिखाता है। लेकिन राजनीति में स्वार्थ बस ऐसे प्रबुद्ध वर्ग को एक वोट बैंक बना के रख दिया गया है। यही नहीं, इसके खिलाफ जो तर्क दिए जा रहे हैं वो भी बहुत अजूबे हैं। कहा यह जा रहा है कि ब्राह्मण वोट बैंक उत्तर प्रदेश में 12 से 13% है और कुछ सीटों पर वो 18 से 20% हो जाता है। अभी तक की जो जनगणना है जाति आधार पर 1931 में जो हुई थी, उसके आधार पर अगर देखा जाए तो जो सवर्ण बिरादरी है, अगड़ी जातियां हैं, वो 15-16% के आसपास हैं। अगर इस 15-16 में 12-13% ब्राह्मण हो गया तो बाकी बचे 3% में क्षत्रिय, कायस्थ, बनिया शामिल होंगे। तो क्या केवल 3% में ही ये 3 जातियां हैं? ऐसा नहीं है। ब्राह्मण वोट बैंक बनाने के लिए सबसे पहले इस बात की पुष्टि की गई कि ब्राह्मण वोट बैंक 12-13% है। संख्या के बल पे ज़्यादा है। राजनीति में जिसकी जितनी संख्या ज़्यादा उसकी उतनी भागीदारी का एक फार्मूला चलता है। इसलिए इस फार्मूले को इस्टेब्लिश किया गया कि ब्राह्मणों की जो वोट बैंक है वो तीसरा सबसे बड़ा वोट बैंक है। यहाँ भी एक तरीके से झूठ बोला गया। जो सबसे बड़े वोट बैंक के रूप में स्थापित जातियां हैं उनमें दलित, पिछड़ा और मुस्लिम आता है। उसके बाद अगर ब्राह्मण फार्मूले को माना जाए तो चौथी एक बड़ी जाति ब्राह्मण हो सकती है। ये जब बड़ा खाका खींच के कुछ नेताओं ने राजनीतिक दलों के सामने रखा, उनका मकसद इतना था कि उनको लाभ मिले, उनकी राजनीति चलती रहे, वो कुर्सी पर कायम होते रहें। लेकिन पूरी बिरादरी का अगर नुकसान हो रहा है, उसकी जो एक आभा मंडल बना था कि वो समाज का प्रबुद्ध वर्ग है। चाणक्य ने राज्य छोड़ा इसलिए क्योंकि उसे वो राजा की नीतियाँ पसंद नहीं थी। अगर चाणक्य को सत्ता चाहिए होती थी तो वो राजा के साथ रहता। इस तरह ब्राह्मण है, समाज को रास्ता दिखाता है। वो कभी भी भटके हुए राजा के साथ या जो देश के विकास के लिए बात नहीं कर रहा है, समाज के विघटन की बात कर रहा है, उनके साथ कभी खड़ा नहीं होगा। वोट बैंक में कन्वर्ट कर देना पूरे ब्राह्मण बिरादरी के साथ एक अन्याय है और ब्राह्मण बिरादरी इस बात को समझती है। शायद यही वजह है कि बहुत कुछ कहने के बाद भी वो न तो पूरी तौर से सपा के साथ है न बसपा के साथ है। ब्राह्मण बिरादरी को पता है कि उनके नाम पे कुछ नेता राजनीतिक दलों में अपनी दुकान चला रहे हैं, इसलिए उसे जहां समाज का हित दिखेगा वहां वो वोट करेगा। कांग्रेस के साथ जब वो सत्ता के साथ थी, जब वो विकास के कार्य में लगी थी, तब तक ब्राह्मण उसके साथ था। लेकिन जैसे ही कांग्रेस में अपने अंदरूनी झगड़े शुरू हुए, ब्राह्मण भी धीरे धीरे वहाँ से हट गया। आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, पूरे ताकत के साथ है और ये नहीं कहा जा सकता कि वो आज किसी और वर्ग के साथ जा सकता है। हाँ, जब कोई भी पार्टी देश के खिलाफ होगी, समाज के खिलाफ काम करेगी, निश्चित तौर पे ब्राह्मण अपना दूसरा रास्ता तय करेगा और एक कोई नई ताकत बनाएगा जिससे देश और समाज का भला हो सके। वोट बैंक के नाम पर ब्राह्मण को भटकाया नहीं जा सकता,
वो समाज का बहुत ही प्रबुद्ध वर्ग है, वो इन चालों को आसानी से समझता है। देखना ये है कि 2022 में उसका फैसला क्या होता है, वो किस पार्टी के साथ समर्थन करता है और कहाँ उसका सहयोग मिलता है।